हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन इंडिया। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एंशिएंट इंडिया का पास दूसरा टॉपिक है और उसका नाम पाषाण काल। ठीक है, इससे पहले हम एंशिएंट इंडिया के जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में समझ लिए थे। ठीक है, और इस वाले में हम लोग क्या समझेंगे, वो पाषाण काल के बारे में समझेंगे, जो कि आप जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर देखें जो ये पहले डला हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। वैसे प्ले लिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का, उस पर आप जाके दे सकते हैं। प्ले लिस्ट में सीक्वेंस वाइज रहेगा, चैप्टर का नाम के हिसाब से रहेगा। तो पहला वो इंट्रोडक्शन वाला था, वो बन गया है, और उस वाले में आपको पूरा जो एंशिएंट इंडिया का इंट्रोडक्शन है कि क्या कितना पढ़ना है आपको, उसके बारे में पूरा चर्चा है वहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। अभी पाषाण काल, और इसी को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं, इसी को इंग्लिश में स्टोन एज कहा गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं पाषाण का जो अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पत्थर युग। ऐसा क्यों कहते हैं, पत्थर युग क्यों कहते हैं? कारण ये है कि इस काल में पत्थरों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ। इस काल में पत्थर का जो प्रयोग है वो अधिक मात्रा में किया गया, इसीलिए इसको पत्थर युग कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। पत्थर का उपयोग करते कहाँ थे? तो आपको शिकार, चूँकि उस समय जो मानव का पूरा जो सिस्टम था जिसमें आपको जो भोजन इकट्ठा करते थे, भोजन का जो उपयोग करते थे, वो लाते कैसे थे? या तो किसी पेड़ से कुछ तोड़ना है तो पत्थर मार के तोड़ लिया, ठीक है, या फिर आप किसी शिकारी को मारना था, पत्थर मार के आपने उसे जख्मी किया, फिर उसको पकड़ा। तो उस तरीके से पत्थरों का प्रयोग इस काल में बहुत हुआ, क्योंकि औजार का प्रयोग देखने को नहीं मिलता। आप लोहे का आविष्कार देखेंगे तो वो वैदिक काल में है, उत्तर वैदिक काल में है। ठीक है, तो तब तक लोग पत्थरों से ही काम चलाते थे, पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे। बेसिकली आपने आग का जो आविष्कार की कहानी है उसमें भी समझा कि पत्थर के दो पत्थरों के टकराने से वो ये एक चिंगारी निकला, चिंगारी आसपास के जंगलों को जला दिया, जिससे वहाँ पता लगता है जिससे आग निकल सकता है। तो पत्थरों का प्रयोग बेसिकली इस वाले काल में बहुत अधिक मात्रा में किया गया, इसी कारण से इसको पाषाण काल, और इसका हिंदी जो है, जो हिंदू को पत्थर युग है, स्टोन एज भी कहते हैं। इसी को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पूरा काल है प्रागैतिहासिक काल। इसका जो शुरुआत है वो 20 लाख बीसी से होता है। ठीक है, 2 मिलियन ईयर से होता है इसका शुरुआत पूरा, और 20 लाख बीसी से शुरुआत होके आपका देखेंगे 20 लाख बीसी से शुरुआत होता है, और 3000 बीसी तक, 2 मिलियन ईयर से 3000 बीसी तक का पूरा समय काल है, यहाँ तक आता है। इतना तक का जो पूरा काल है उस काल को पाषाण काल कहा गया है, और उसको 3 भागों में बांटा गया है। मतलब इतने समय तक पूरा ये काल चला था जिसमें इस तरह के देखने को मिले थे, पत्थरों का प्रयोग वगैरह देखने को मिला था। ये पूरा काल इतना समय तक चला है, और इसी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में एक जो भाग ये है आपका, इसी को प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। जब आप पहला वाला इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक देखेंगे उसमें पहला ही था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब समझते हैं कि वैसा काल जिसमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य हो, ना ही उसका कोई विवरण उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये इसके 3 भाग है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये कुछ है नहीं, जैसे पूरा पाषाण काल तो पुराना पत्थर युग, उसके ये नव पाषाण काल नया पत्थर युग, और इन दोनों के बीच के काल को मध्य पाषाण काल कहा दिया। तो कोई बहुत खतरनाक सा नाम नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि अच्छा ये नाम कहाँ से आया, ऐसे बस टर्म उठा लिया। जैसे पुराना पूरा के लिए, ये प्राचीन के लिए पूरा उठा लिया गया, उसमें पाषाण जोड़ दिया गया, पूरा पाषाण हो गया। ये नव जो सबसे नया वाला काल था उसके लिए नव पाषाण, उसके बीच वाले काल को, संक्रमित काल को, मध्य पाषाण काल कह दिया है। तो बहुत ज़्यादा तनाव वाला, टेंशन वाला बात है नहीं कि तुम बहुत टेंशन लिए जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यदि आप इस भाव के व्यक्ति हैं कि आपको जानना हो कि एकदम समय क्या भाई कितना है बता दो, तो इसका प्रारंभ से लेके, प्रारंभ का मतलब आप 20 लाख ले सकते हैं बीसी, उस समय से लेके लगभग इसका जो काल है वो 3000 बीसी तक चलता है। तो 2 मिलियन ईयर से 3000 बीसी, ये आपको तो पता ही है। अभी इसके बारे में देख लीजिए, 3 जो भाग में बांटा गया, तो पूरा पाषाण काल, तो प्रारंभ से लेके इसका समय चलता है 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक का पूरा काल है इसका। 10,000 से लेकर लगभग आप इसको 5,000 तक, 5,000 बीसी तक का जो काल है ये संक्रमण का काल है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे 500 वर्ष, ये 1000 वर्ष इधर उधर रहता है इसमें, क्योंकि ये संक्रमण का काल है। 5,000 बीसी, और 5,000 बीसी से लेकर जो 3,000 बीसी तक का जो काल है, ठीक है, इस वाले काल को कहा गया है नवपाषाण काल। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर से लिख देते हैं एक बारी। प्रारंभ से 10,000 बीसी तक का काल, ठीक है, 10,000 से 5,000 बीसी तक का काल, सब में लगभग लगा लीजिएगा क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं है, जानते हैं इसमें ऐतिहासिक साथ ठीक से नहीं है इसका, तो फिर भी छोड़ दो। आप जब इसके पहले वाला देखोगे तो ये 10,000, ये बार बार डिलीट हो जा रहा है, उसका 10,000 से 5,000, और 5,000 से लेकर जो इसका काल है वो है 3,000 बीसी तक, इसके बारे में। तो ये अलग अलग जानकारी
3000 बीसी तक का जो पूरा काल है इसको लगभग में लिखिएगा नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद है ये पूरा पाषाण काल। प्रारंभ से लेके एक ये 10,000 बीसी, 10,000 बीसी के बाद 10,000 से लेके 5,000 बीसी और 5,000 बीसी से 3,000 बीसी, इसको काल को कहते हैं। अलग अलग टाइम लाइन है। टाइम लाइन का बहुत ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपके लिए, आपको एग्जाम में इस टाइम लाइन नहीं पूछने वाला है, लेकिन आपको बहुत जानने की इच्छुक हो तो आप ये रख सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जो है उसको 3 भागों में बांटा गया, यही बात को लिखा हुआ है ऊपर में कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। और इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसमें पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में और इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलो जी, देखिए पूरा पाषाण का जो अर्थ होता है वो होता है पुराना पत्थर युग। जो यहाँ पे लिखा हुआ है बात, यहाँ पे आप छोटी ना लिख सकते हैं, ये बड़ी ना लिखा हुआ है। पुराना पत्थर युग, यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। तो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक का मतलब इस काल के जो लोग थे उनका बहुत उद्देश्य वगैरह था नहीं। बहुत उद्देश्य का मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं वो परिवर्तन लाना चाहते थे जीवन में कि एकदम पैसा कमाना है, ये करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं। उनका जीवन है शिकारी का कार्य करना और खाद्य संग्रहण करना, मतलब खाने पीने की चीज़ें जुटाना, इनका बस यही उद्देश्य था। बस चल रहा है वहाँ पे कोई दिखा मार के, मतलब आम दिख गया तो आम तोड़ लिया, सभी आम का सीजन चल रहा है, ठीक है। कुछ और चीज़ दिख रहा है, कुछ और चीज़, जैसे कोई जानवर दिख गया उसको मार के खाना है, बस मारे खा लिए, तो यही काम रहता था, कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं है। मतलब आप जीने के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और काम भी नहीं कर रहे हैं आप, बस उसी काम को कर रहे हैं जिससे आपका पेट भरे बस। और उसमें क्या है, किसी जानवर को मार देना, कोई फल तोड़ देना, ये सब करना, ठीक है। इस तरह से करके जीवन जी रहे। उसके बाद इसी काल में आग का आविष्कार देखने को मिलता है। इसका जो बृहद प्रयोग है आपको आगे देखने को मिलेगा मध्य पाषाण काल में, लेकिन ये आग का आविष्कार इसी यहीं से हुआ था। इसके पीछे कहानी जो है आप जानते हैं, वो एक पत्थर उठाया एक व्यक्ति ने और शिकार करने के लिए किसी शिकारी को मारने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि पत्थर को फेंका था, और जैसे ही फेंका वहाँ पे वो पत्थर किसी और पत्थर से टकरा गया। टकराने के बाद वहाँ पे चिंगारी निकली और आसपास चूँकि जंगल का क्षेत्र होता था, पत्ते होते थे और पत्ते में आग लग गए। अब उसको लगा ऐसे कैसे भाई, क्या हुआ? तो फिर उसने पता चला कि अच्छा ये 2 पत्थरों के टकराने से वहाँ से आग उत्पन्न होता है, और वो खुश हो गए वो लोग। अब उसके बाद परिवर्तन उनके जीवन में क्या आया, तो जीवन में परिवर्तन ये आया कि आग के आविष्कार से जो कच्चे मांस वो खाते थे अब उसको वो पका के खाने लगे। आजकल जो कॉन्सेप्ट देखते हैं रोस्ट करना, वैसा है, एक तो रोस्ट होता है, एक तो आप पकाते भी आग पे, तो उस तरीके से वो रोस्ट करके मतलब आग में जला उला के उसको पका के थोड़ा उसको खाने लगे, ठीक है। तो ये थोड़ा उनके जीवन में परिवर्तन आया आग के आविष्कार से, ठीक है। इस काल में बड़े प्रकार के औजार पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो इस काल में क्या हुआ है कि जो बड़े प्रकार के पत्थर है, मतलब अब चूंकि पहली बार मानव सभ्यता इसमें आया, मानव आया इसमें, ठीक है। उसमें ही मानव जो 5 लाख के आसपास में वर्तमान वाला मानव जो होमो सेपियंस है वो उससे पहले आदि मानव था, ठीक है। तो बड़े प्रकार के पत्थरों का मतलब ये कि कोई बहुत घिसावट नहीं, जो पत्थर मिला उसका प्रयोग कर लिए, ये होता था। ये छोटे पे ऐसा नहीं कि उसको घस घुस के उसको ठीक ठाक करके एकदम नुकीला बना रहा, ऐसा कुछ नहीं करा, सीधे उठाते थे। बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग औजार के रूप में किया गया है। उसके बाद इस काल में बड़े जानवरों का शिकार होता था। इस काल में बड़े जानवरों का शिकार करते थे। अब छोटे जानवरों का शिकार कर भी नहीं सकते, जब आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि छोटे जानवर आपको सामने से, तो बड़े जानवरों का शिकार होता था। उसके बाद यह है इस काल के जो महत्वपूर्ण उपकरण है उसके बारे में, हस्त, कुठार, बिदारणी एवं खंडक। और उपकरण कैसे होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आज के डेट का उपकरण है, ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। कुछ इसमें परिवर्तन कर, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ये नुकीला टाइप ये हो गया, फिर ये हो गया, इस तरीके से पत्थरों का मतलब और अलग अलग नाम पड़ दिया, हस्त, कुठार, इस तरह से नाम पड़ गया उपकरणों का। और उसका काम अलग अलग हो सकता है, किसी का काम शिकारी करने, तो बहुत डिफिकल्टीज है। आप हमको लगता है कि अच्छा औजार है इसका मतलब कुछ भी कर लेंगे, बहुत डिफिकल्टीज है, लेकिन चूंकि उसी काल में यही सब था ही तो इसी को आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। वरना इस पत्थर से आप किसी पेड़ को काट के देखो, किसी शिकारी को काट के देखो, कितना मतलब मशक्कत करना पड़ता होगा उस काम को करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति उनका नाम है रॉबर्ट ब्रसफुट, और उन्होंने 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। और इन्होंने जो खोज किया था वो था हस्त कुठार, ठीक है। तो उन्होंने हस्त कुठार की खोज की थी, जो पूरा पाषाणकालीन औजार है उसमें सबसे पहले, और 1863 ईस्वी में इन्होंने किया था। इस काल में आधुनिक मानव का उदय हुआ था, जो होमो सेपियंस आज का जो है, जिसमें हम लोग आते क्या ही हैं, मतलब कहते हैं, लेकिन आधुनिकता बस कुछ लोगों में आपको दिखेगा नहीं अभी भी आधुनिकता की, बस वो मानव हैं, बस उतना ही काफ़ी है उनके लिए, ठीक है। तो आधुनिक मानव का जो शुरुआत हुआ था, उदय हुआ था, इसी काल में हुआ था। इस काल में भीमबेटका से रायसीना जो जिला पड़ता है एमपी में, वहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। यदि आप मैप देखना चाहें तो दिखा देते, उसमें कहीं है। देखिए ये मध्य प्रदेश का जिला, मध्य प्रदेश में यहाँ पे भीमबेटका पड़ता है। भीमबेटका इस तरीके से लिखिएगा, वहाँ पे हर्षिकार लिखा हुआ है। उतना दिक्कत तो है नहीं आपको हर्षिकार तरीका से, अल्टीमेटली आपको याद करना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाना है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत यदि ठीक हो जाए दिक्कत नहीं है।
इस काल में भीमबेटका से रायसीना, जो रायसीना जिला एमपी में पड़ता है, वहाँ से प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। तो पहली बार चित्रकारी का जो साक्ष्य मिला है वो इसी काल का है। और वो अच्छा, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत आप उद्देश्य से कर रहे हैं कि आप पेंटिंग करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे मान लो कि बैठे हुए हो, कुछ काम नहीं है, तो खाना पीना खा लिया, मतलब टहलते टहलते खा लिया, आराम करते करते कुछ सूझ गया क्या अच्छा इस तरीके से, और आपने जाके उस रॉक पे, किसी भी जगह पे, रॉक पे ज़्यादातर होता था, अपने रॉक पे क्या किया, उसको पेंटिंग कर दिया, कुछ भी नया ड्रॉ कर दिया, वो आपका वो चित्रकारी हो गया। तो ये आपको उस समय देखने को मिला भीमबेटका की गुफा से। ठीक है, तो ये अब अगला जो है इसी में, और इनका जो नाम है, जो जिन्होंने ये खोजा है, उनका नाम है विष्णु श्रीधर ने 1957 से 58 में भीमबेटका की खोज की थी। और ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। रायसीना जिला वगैरह ज़्यादा नहीं पूछता, क्योंकि वो फिर ये आपको कहाँ पूछेगा, जब स्टेट का एग्जाम दीजिएगा उस स्टेट का तो पूछता ज़्यादातर, तो इतना ही याद रखना। तो विष्णु श्रीधर वाकनकर ने 1957 से 58 में इसकी खोज की थी, और 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर का मतलब, यूनेस्को का विश्व धरोहर का मतलब बेसिकली एक संस्था है जो 2 स्तरों पे, एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्तरों पे कुछ ये जगहों को आइडेंटिफाई करता है, जो जिसका एक अलग से रिच कल्चर हो उसका। ठीक है, प्राकृतिक स्तर पे वहाँ का विविधता हो सकता है, जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में, तो उसको मतलब एक ही जगह पे बहुत अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हों, ठीक है, तो उसको प्राकृतिक तौर पर घोषित करता है। वही दूसरी तरफ वो किसी सांस्कृतिक, जो जिसका संबंध प्राचीन इतिहास या किसी भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो बहुत अच्छा लगता है, उसको वो रिकॉग्नाइज करता है। इसके रिकॉग्नाइज के बाद किसी स्थल का क्या होता है, इसलिए हमारे यहाँ की संस्था नहीं है, ठीक है, भारत संस्था है। अब इसके रिकॉग्नाइजेशन से क्या होता है कि उसको एक लिस्ट मिलता है, किसको, जो भी धरोहर को वो रिकॉग्नाइज किया है, और उसके बाद वहाँ का टूरिस्ट बढ़ेगा, उसके बाद फिर वहाँ का देख रेख थोड़ा इसके अंतर्गत होगा। वर्ल्ड स्तर पर कोई युद्ध होता है उस तरह से, उस समय पर इसका संरक्षण वगैरह इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये है इसका जो फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको आपको बहुत लेना देना है नहीं। चलिए आगे, कम से कम इतिहास के दृष्टिकोण से तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगला जो है वो है आपका इस काल के प्रमुख स्थल, और प्रमुख स्थल में 3-4 स्थल है। यदि आप देखिए बना ही देते हैं 3-4 स्थल, उसके बाद आप देख लीजिए। अब चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको बना भी सकते हैं, इस वाले को आप बना भी सकते हैं चाहे तो अपने नोट्स में, ताकि आपको बाद में पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। तो एक जो स्थल है वो सोहन घाटी है। सोहन घाटी कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के इस वाले हिस्से में पड़ता है सोहन घाटी। दूसरा जो स्थल है वो है भीमबेटका जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और तीसरा जो स्थल है वो अतिरमपक्कम, जो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और फोर्थ जो स्थल है वो पल्लवरम, वो भी तमिलनाडु में है। 4 स्थल है, अतिरम 3rd नंबर पॉइंट, उसके बाद है पल्लवरम, उसके बाद है भीमबेटका, और ये है सोहन घाटी। 4 स्थल इस काल के प्रमुख स्थल है, जिसमें से एक पाकिस्तान में, 3 आपको भारत में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला आ गया मध्यपाषाण काल। इसको संक्रमित काल कहते हैं, दोनों कालों के बीच का जो काल है इसको इस तरह से देखते हैं, संक्रमित काल है। इस काल में बड़े पत्थरों के स्थान पर छोटे छोटे पत्थरों के औजार का विकास हुआ था, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया है। ठीक है, इस काल के जो है छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग हुआ। तो मैं कहने का मतलब ये, जो बड़े पत्थर का उपयोग किया जाता था उसके स्थान पे छोटे छोटे पत्थर औजार के लिए भी प्रयोग किए गए। मान लीजिए कितना बड़ा पत्थर है, तो इस काल में क्या हुआ, इसका थोड़ा सा नुकीला बना दिया गया, इसको और धीरे धीरे नुकीला होता जाएगा, और आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा एक समय के बाद। तो ये पत्थरों के प्रयोग धीरे धीरे, तो इस काल में जब उपयोग किया गया उसको माइक्रोलिथ कहा गया है, छोटे पत्थर औजार के। ठीक है, इस काल में तीर कमान का विकास हुआ। इससे फायदा क्या होगा, जिससे छोटे जानवरों का शिकार कर सकते हैं आप, दूर से ही किसी को तीर मार के आप उसका शिकार कर सकते हैं। इस काल में अग्नि का उपयोग शुरू हुआ था, उस काल में खोज हुआ, इस काल में उपयोग हुआ। तो मतलब इसका बृहद स्तर पर आपको देखने को मिलता है, इसका उपयोग इस काल में देखने को मिलता है। इस काल में एक तकनीक था जो ये पत्थरों के औजार बनाने के काम आते थे, उसको कहा गया फ्लोटिंग तकनीक। तो औजार बनाने के लिए फ्लोटिंग तकनीक का प्रयोग करते थे, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, फ्लोटिंग तकनीक का प्रयोग करते थे इस काल में पत्थरों के औजार बनाने के लिए। और इस काल के जो स्थान है, प्रमुख स्थल है, उसमें तकनीक में होता क्या है, तकनीक में ऐसा कुछ नहीं कि वो थोड़ा मशीन उसे आएगा। ठीक है, वो तो हम आजकल के जो समय पे देख रहे हैं ना। लेकिन इस जो बेसिकली है क्या कि किसी पत्थर को उठाया, 2 भागों में किया, कोई बड़ा पत्थर है तो 2 भागों में करने के बाद एक भाग को घिस के आप नुकीला बना रहा है। नुकीला बनाने के बाद फिर उसको दूसरे पत्थर को इस तरीके से कर रहा है जितना आपको नुकीला बनाना है। तो इस तरीके से तकनीक का जो विकास हुआ उसको फ्लोटिंग तकनीक कहते हैं, इसमें पत्थरों को घिस कर नुकीला बनाया जाता था। ठीक है,
इस काल के प्रमुख जो स्थल है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो बागोड़ है, आदमगढ़ है, और उसके बाद आपको एक है सराय नहर है। 3 स्थल, और 3 स्थलों को इस तरीके से देख सकते हैं। देखो जी, ये बागोड़ राजस्थान में पड़ता है। बागोड़ कहाँ पे है, राजस्थान में है। बागोड़ राजस्थान में मिल जाएगा आपको। और उसके बाद जो ये है आदमगढ़ है, वो एमपी में मिलेगा आपको। और एक जो है आपका भीम, ये सराय नहर है, वो यूपी में मिलेगा। 3 अलग अलग स्थल है। नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो ये 3 अलग अलग स्थल है। ये तीनों को मिल जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सराय नहर आज वहाँ से प्रारंभिक युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। और युद्ध का मतलब ऐसा बहुत बड़ा युद्ध नहीं, किसी एक वस्तु पे कोई व्यक्ति मान के लेके कोई शिकार किया कुछ और उस पर लड़ लिया हो, उस तरह के साक्ष्यों का वर्णन मिलता है। युद्ध के साक्ष्य मिले यहाँ से। उस समय युद्ध थोड़ी ना बहुत बड़ा था, ना तो साम्राज्य है किसी का ना कुछ है, तो कहाँ से युद्ध लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था। दूसरा जो है यहाँ पे लिखा गया है स्तंभगढ़। यहाँ पे स्तंभगढ़ लिखा हुआ है। स्तंभगढ़ ठीक शब्द नहीं है, स्तंभगढ़ है। ठीक है, स्तंभगढ़ सही शब्द है। तो स्तंभगढ़ के साक्ष्य मिले यहाँ से। यहाँ पे गर्त कर लीजिएगा, गर्त, स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। मतलब ये है कि जैसे गड्ढा किया, गड्ढे में, मिट्टी के गड्ढे में, उसमें ये पत्थर डाला, पत्थर डाल के उसके ऊपर से इस तरीके से संरचना बना दिया गया, तो स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। गर्त मतलब गड्ढा करके उसमें डालना, और इस तरीके से छत का निर्माण कर लिया। और एक 2 गड्ढा करके आप पत्थर डाल रहे हो, ये पिलर डाल रहे हैं, उसके ऊपर से इस तरीके से कोई पत्थर का स्लैब रख दे रहा है, उस तरीके से आपका छत का निर्माण हो जा रहा है। इस तरह के साक्ष्य मिला है सराय नहर ऐसे। ठीक है, चलो जी देखो, आदमगढ़ से यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन जो पहली बार किया गया वहाँ से साक्ष्य मिला है। इस काल में विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1867 ईस्वी में C.A. कार्लाइल ने दी थी। इन्होंने विंध्य क्षेत्र से छोटे पत्थरों के उपकरण की खोज की थी। विंध्य पहाड़ी वर्तमान में जो है वो आपको मिलेगा महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। बहुत गंदा समय बना है। तो विंध्य पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में है। ये जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, ये इस वाले में पहाड़ी है, पूरे इस तरीके से फैला हुआ, उसको विंध्य पहाड़ी कहते हैं। इसी में इन्होंने 1867 ईस्वी में C.A. कार्लाइल ने एक वो खोजा था, और इसी को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नवपाषाण काल आ गया। इस काल में आरंभिक कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है। इस काल से पॉलिशदार औजार अधिक मात्रा में मिले हैं। एक बात याद रखिएगा, इस काल में जो है वो कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है। देखो मध्यकाल में प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ किसका, आग का शुरुआत हुआ, इसको खोज हुआ। पूरा पाषाण काल में प्रयोग हुआ इस काल में। अब इससे फायदा क्या है, अपने आग से आसपास के जंगलों को जलाया, जंगलों को जलाने का खेती करते, जिसको आप झूम खेती कहते हैं आज के डेट में। ठीक है, तो उसको जलाया और कृषि एवं कार्य करने लगे आप वहाँ पे। उसके बाद पशुपालन, किसी पालतू जानवर जैसे कुत्ते को पालतू बनाया गया था, तो मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पहली बार पालतू बनाया गया लोगों के द्वारा, तो वो कर लिया आप, पशुपालन की शुरुआत हो गया। अब इस काल से पॉलिशदार औजार अधिक मात्रा में मिलने लगे। तो जो पॉलिश है ना, घिस घिस के उसको नुकीला बनाना, वो औजार अधिक मात्रा में इस काल में देखने को मिल रहे हैं। इस काल में ग्रामीण बस्ती का प्रारंभ हुआ। इसके पीछे लॉजिक देखो, ग्रामीण बस्ती के पीछे क्या कारण है। ग्रामीण बस्ती अधिक मात्रा में विस्तार हुआ। कारण ये है कि चूंकि आपके पास क्या है, आपने अब कृषि का आविष्कार कर लिया है। कृषि का आविष्कार कर लिया, आप खाना पीना मतलब शिकार वगैरह करने की जरूरत नहीं है कि आज यहाँ घूम रहे हैं कल वहाँ घूम रहे हैं। आप अपना जो खाने पीने का सामान है वो उगाना शुरू कर दिए हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास ये स्थिति होगी कि अब हम यहीं रह के यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसलिए आपने क्या किया कि आप वहीं पे रहने लगे। आपने कुत्ते को पालतू जानवर बना लिया। इसके पीछे रीजन ये था कि आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको रख रहे थे। ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप उसको रख रहे थे, ग्रामीण बस्ती बना रहे थे, क्योंकि आपको खाने पीने का सुविधा होगा, क्योंकि आप कृषि कर सकते थे, कृषि कार्य। नहीं तो आप भटकते रहिए कि आज यहाँ जाना है कल वहाँ जाना है। ये भी जो बत्ती है वो लंबे समय तक नहीं चलता है। सिलेक्शन नंबर एक समय पे वहाँ जलाया, खेती किया, फिर एक समय के बाद बढ़ गया आगे कहीं और। लेकिन एक बस्ती की शुरुआत हो ही जाती है, आसपास वहाँ लोग रहने लगते हैं, इस तरह की व्यवस्था आपको सीधे सीधे देखने को मिलने लगता था। ठीक है, और ग्रामीण बस्ती के पीछे रीजन यही है कि आपने क्या किया है कि आपने कृषि का आविष्कार कर लिया है, जिसके कारण से आपको भटकना नहीं है कि आप खाद्य सामग्री के लिए बार बार भटके जा रहे हैं। और उसका जानवर है कुत्ते का पालन करना शुरू कर दे। इससे हम देखते हैं क्या कि आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से ये आपको देखने को मिलता है। मृदभांड का प्रयोग शुरू हो गया इस काल में। मृदभांड का मतलब था मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन बनाने की शुरुआत आपको देखने को मिलता है। ये जो है मृदभांड, मिट्टी का बर्तन है। और इसका प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि आपके पास एक शब्द आता है कृषि अधिशेष, एग्रीकल्चर सरप्लस कह सकते हैं आप। जैसे आपने कुछ उपजाया, मान चलते हैं कि आपने 100 केजी उपजाया है और बहुत आप कम खाने वाले व्यक्ति है। ठीक है, समाज का भी ध्यान रखते हैं, तो आपने 50 केजी खाया है। अब 50 केजी आप क्या करोगे, बच गया आपका, तो आपने क्या किया, इसको स्टोर करने के लिए कुछ उपकरण, मतलब कुछ भी लेके आए आप स्टोर करने के लिए।
तो उस काल में जो है मृदभांड की शुरुआत हुआ। उसके पीछे रीजन ये था कि ये लोग अनाज को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग करते थे, तो वहाँ से इसका शुरुआत हो गया मृदभांड का। अब जो इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं जो पहले आपको नहीं देखने को मिला, कृषि का आविष्कार, ग्रामीण बस्ती, पहिए का आविष्कार भी हुआ इस काल में, ठीक है। उसके बाद मृदभांड बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो ये सब जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, इन सब परिवर्तनों के कारण क्या कहा गया है, इस काल को गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति कहा है। नवपाषाणिक क्रांति कहा है, ये जो शब्द देख रहे हैं आप, नवपाषाणिक क्रांति कहा है। कौन? गॉर्डन चाइल्ड ने, एक इतिहासकार है, इन्होंने कहा है, एक इतिहासकार नवपाषाण क्रांति का काल कहा है इसको। क्यों? क्योंकि इसमें इतना सारा परिवर्तन हो रहा है। इसमें आप एक पॉइंट और कर लीजिएगा, पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था, ठीक है। तो ये सब आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। इस काल के जो प्रमुख स्थल है उसमें आपको मेहरगढ़ मिल जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये आपको पाकिस्तान में मिलेगा। मेहरगढ़, बुरजहोम जम्मू कश्मीर में है। गुफ कराल, ठीक है, गुफ कराल है, तो हटा दीजिएगा यहाँ से, गुफ कराल है आपको। उसके बाद कोल्डीवा यूपी में है। तो ये गुफ कराल, ये सब आपको स्थल है, देख लीजिए मैप पे, थोड़ा सा इसको लोकेट कर देते हैं। तो मेहरगढ़ यहाँ पे पाकिस्तान में इन क्षेत्रों में, सिंध वाले क्षेत्रों में पड़ता है मेहरगढ़। उसके बाद हो गया गुफ कराल, बुरजहोम, ये आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, तो बुरजहोम। उसके बाद हो गया गुफ कराल, नंबरिंग के हिसाब से आप वहाँ पे लगा लीजिएगा। उसके बाद कोल्डीवा कहाँ पे मिलेगा? तो आपको यूपी में मिलेगा, इस वाले हिस्से में मिल जाएगा कोल्डीवा। उसके बाद एक है, एक यहाँ पे चिरांद लिखा हुआ है, जिरांद नहीं, चिरांद कर लीजिएगा, च है। तो जो चिरांद है वो बिहार में छपरा में है, तो बिहार में छपरा बना लीजिए, तो ये चिरांद हो गया, चिरांद। इस तरीके से आपको पूरा है, तो ये पूरा वहाँ पे आपको स्थल मिल जाएगा। इसमें आपको अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे मेहरगढ़, यहाँ से गेहूँ के साक्ष्य, गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से गर्तावास, मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्तों का, ऐसे मान लीजिए कोई मालिक मर गया हो, उसका कुत्ता है, तो उसको दफनाने का साथ उसके साथ मिला है। गर्तावास का मतलब था गड्ढा में घर बना के रहना, तो आप गड्ढा खोद के उसमें घर बना के रह रहे हैं। गुफ कराल का मतलब है, गुफ कराल, यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जो चिरांद है, चिरांद में आपको ये सवाल पूछता है बुरजहोम वाला, ठीक है, याद रखिएगा, मानव के गर्तावास और ये मानव के साथ कुत्तों को कहाँ दफना जाना है। जो चिरांद है, चिरांद से आपको यहाँ से हड्डी का उपकरण मिला है, जो छपरा में पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है विविध टॉपिक। विविध टॉपिक में से कुछ जो उसमें फिट नहीं होता कहीं पर, उसको ले लिया जाता है। यूपी में एक जगह है दमदमा, जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। वहाँ से एक कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। एक ही कब्र से जो 3 मानव कंकाल उसको दफनाया जाता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज जो उपयोग किया गया था वो जौ है। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले, जो पाकिस्तान वाला है, जहाँ गेहूं की कृषि की गई थी, लेकिन नवीनतम खोज के आधार पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य ये लहुरा देव से मिला है, जो यूपी में है। तो लहुरा देव से मिला है, यूपी में है। देखो, जो मेहरगढ़ से साक्ष्य मिला वो 7000 ईसा पूर्व का है, लेकिन जो वर्तमान खोज के आधार पर लहुरा देव है, जो यूपी में है, उसका जो साक्ष्य मिला वो 9000 से 7000 ईसा पूर्व का है। तो उससे 7000 ईसा पूर्व से पहले वाला काल है, तो वहाँ पे उसको देखने को मिलता है। तो अब वहाँ पे लहुरा देव में क्या मिला? यहाँ से चावल उगाए जाने के साक्ष्य मिला। तो गेहूं के बारे में बात करेगा तो मेहरगढ़ प्राचीनतम था, मेहरगढ़, लेकिन बदल गया है। उसमें भी यदि क्या है कि चावल का पहला साक्ष्य, तो फिर आप लहुरा देव मारिए, वह पहला ये कृषि का भी साक्ष्य है, लेकिन गेहूं का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला, इस तरीके से सवाल पूछे तो मेहरगढ़ याद रखिएगा। मानव द्वारा जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था, किसको प्रयोग किया गया? कुत्ता को ये जानवर के रूप में पशु बनाया गया था, पालतू पशु बनाया गया था। और इसके पीछे रीजन क्या था? आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप इसका पालन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद संगलकल्लू से राख के टीले के साक्ष्य मिले। संगलकल्लू कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। भारत में मनुष्य संबंधी पहला जो ये प्रमाण है वो नर्मदा घाटी से मिला। नर्मदा घाटी मतलब जो आपको मध्य प्रदेश का निचला हिस्सा और महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, उसके बारे में बात की जाता है। नर्मदा घाटी विंध्य पर्वत की श्रेणी से तरीके से निकलता है, तो इन क्षेत्रों से ये नर्मदा नदी है। तो इस क्षेत्रों में पहले मानव के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, याद रखिएगा। और यही सब है, और रॉबर्ट ब्रेसफुट के बारे में आपको बता ही दिए हैं। ये बहुत ही काफ़ी है, इतना आपको याद करने के लिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा याद करना नहीं है। और जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ठीक ही लगा होगा, और जैसा भी लगा होगा कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा जाके, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और जो पहला वाला पार्ट है उसका भी लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, चलिए।